इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के बारे में। आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी इस समय अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस कर रही है और इसी क्रम में एक बड़ा निर्णय सामने आया है। भारतीय थल सेना अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को इन्हांस करते हुए 2026 तक एडिशनल 6 पिनाका रॉकेट रेजिमेंट को कमीशन करने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे की प्रमुख वजह मानी जा रही है चाइना और पाकिस्तान के साथ हुए हाल ही के गतिरोध, जहां पर भारत को एक वजह मिली कि वो अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को यथाशीघ्र मॉडर्नाइज करे। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि ये नए सिस्टम आउटडेटेड सोवियत इराक के सिस्टम जैसे कि BM-21 ग्रैड हो गए, इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे और भारत अपने बॉर्डर के क्षेत्र में ये जो नए सिस्टम्स हैं इनको डिप्लॉय करने वाला है। आपको बताते चलें कि पिनाका के अलग अलग वेरिएंट इस समय सर्विस में हैं और कुछ नए वेरिएंट भारतीय थल सेना को ज्वाइन करने वाले हैं। इस समय 4 पिनाका रेजिमेंट ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात है और ये जो एडिशनल 6 यूनिट्स आ रही है, रेजिमेंट आ रही हैं, इनसे भारत की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और सेना इसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज पिनाका पर भी काम चल रहा है, जहां पर अब इनकी रेंज को क्लेम किया जा रहा है कि 300 किलोमीटर तक एक्सटेंड किए जाने पर काम किया जा रहा है DRDO की तरफ से। और यदि ऐसा यथाशीघ्र हो गया तो निसंदेह हमारी ताकत बढ़ेगी। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए जो एयर लॉन्च वेरिएंट है पिनाका का, वो भी तैयार किया जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने जो क्रूज मिसाइल्स हैं इनका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया है, और चाहे वो स्कैल्प हो जिसको आप स्टॉर्म शैडो के नाम से जानते हैं या फिर ब्रह्मोस हो, इन सब ने पाकिस्तान के अंदर व्यापक पैमाने पर तबाही भी मचाई है। और इसी चीज़ को अब इंटरनेशनल मीडिया और डिफेंस पत्रिकाओं की तरफ से रिकॉग्नाइज भी किया गया है। इसी क्रम में यूके के एक डिफेंस मैगजीन ने यह दावा किया है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल फाइटर जो कि हाशिमारा एयरबेस से ऑपरेट किए जाते हैं, उनसे स्कैल्प EG जिसको आप स्टॉर्म शैडो के नाम से जानते हैं, ये 10 की संख्या में लॉन्च करी गई थी और उनमें से 10 में से 9 मिसाइल्स ने डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है उसको रजिस्टर किया है। आपको बता दें कि स्कैल्प मिसाइल जो है ये काफ़ी घातक मिसाइल है और इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपको याद दिलाते चलें कि इन्होंने अपने स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ के चलते और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के चलते पाकिस्तानी वायुसेना को लगभग डिसेबल बना दिया था। एक मिसाइल में दावा किया जाता है कि मेल फंक्शन का शिकार हुई थी इंजन फेलियर के चलते, लेकिन वो भी जो अपने टारगेट थे उसके आसपास ही जाकर गिरी है। कुल मिलाकर के यहाँ पर भारत ने इस बार अपनी एरियल पावर का एक कह सकते हैं प्रदर्शन किया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया है और भारत ने यह भी दिखा दिया है कि आने वाले भविष्य में अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत करता है तो और ज़्यादा घातक मिसाइल इस समय भारत के आर्सेनल में है जो भारत लॉन्च कर सकता है और पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास उनका कोई भी जवाब नहीं है। हमारे अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों को लेकर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का प्रमाण देखा और हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग थ्रेट्स को यहाँ पर भारत की तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया था। और इसी क्रम में एक बड़ा डिसीजन आता दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना जो एडिशनल 10 किलोवाट के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है इनके ऑर्डर को प्लेस करने वाले हैं। यह स्वदेश निर्मित सिस्टम भारतीय थल सेना और वायुसेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे, खासकर ड्रोन जैसी थ्रेट्स के अगेंस्ट में, और इससे ड्रोन और बड़े अनमैन एयर व्हीकल्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। इनकी अर्जेंसी इसलिए भी दिखाई गई क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस प्रकार से परफॉर्म किया है एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, उससे इनकी उपयोगिता हमें पता चली है। ये लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे, जो कि बड़ा नुकसान भारत को पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है और इसे लार्सन टोब्रो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये 10 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हार्नेस करता है, जो कि अलग अलग जो प्रकार के ड्रोन्स हैं इन्हें 2 किलोमीटर की दूरी तक डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसका एक अधिक पोटेंट सिस्टम जो है उसको 4x4 व्हीकल पर माउंट किया गया है, जिससे उसकी मोबिलिटी भी बढ़ाई गई है और वो अलग जगह पर डिप्लॉय भी किया जा सकता है। और इसी प्रकार के सिस्टम बड़ी संख्या में अब आपको भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किए जाते दिखाई पड़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले भविष्य में राफेल फाइटर्स को अस्त्र मिसाइल से इक्विप किया जाएगा और उसी क्रम में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक बड़ी रिपोर्ट इसको लेकर सामने आई है, जहां पर मीडिया सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन राफेल में चालू हो चुका है, जहां पर राफेल फाइटर से इनके जो कैप्टिव ट्रायल्स हैं ये 2025 के अंत तक शुरू कर दिए जाएंगे।
और उसके बाद 2026 में हमें अस्त्र मिसाइल के जो लाइव फायरिंग ट्रायल्स हैं ये राफेल से होते नजर आएंगे। ये इंटीग्रेशन एफर्ट भारत के उस उद्देश्य को दर्शाता है जहां पर राफेल फाइटर्स को भी जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है उनसे इक्विप किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने इससे पहले राफेल का सोर्स कोड मांगा था ताकि दूसरे जो वेपन सिस्टम है उनको भी इंटीग्रेट किया जा सके, लेकिन रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि पूरे सोर्स कोड ऑफर करने से फ्रांस ने फिलहाल तो मना कर दिया है, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर सुनिश्चित किया है कि भारत के जो वेपन सिस्टम होंगे उनके इंटीग्रेशन के लिए जरूरी समर्थन है वो उनके तरफ से दिया जाएगा। यानी पूरे सोर्स कोड की जगह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उसको पूरा करने के लिए जो सपोर्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन किया जा रहा है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें अस्त्र मार्क 2 भी देखने को मिलेगी। और ये चीज़ अब दावे के साथ की जा सकती है कि अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 का जो इंटीग्रेशन है राफेल को एक ऐसी एरियल सुपीरियरिटी बना के देगा जो कि भारत के लिए हितकर होगी। और अस्त्र मार्क 2 हमें राफेल एम के भी स्ट्राइक पैकेज में देखने को मिलेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। मीडिया सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम के फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हुई हैं और रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय इस समय एक्टिवली इंडियन एयरफोर्स के साथ डिस्कशन में है और ये डिस्कशन हो रहा है भारतीय वायुसेना के पुराने IL-76 को लेकर के। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस चीज़ पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि एक पुराना IL-76 एयरक्राफ्ट चिन्हित भी किया जा चुका है जिसे आने वाले भविष्य में अगर सब कुछ सही रहा तो हम कावेरी इंजन टेस्ट बेड के तौर पर फंक्शन करते देखेंगे। और ये डिमांड आज की नहीं है बल्कि 2000 के दशक से हम इस डिमांड के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें आज नहीं तो कल जो कावेरी इंजन का फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो देखने को मिलेगा। इसके पहले सबसे शुरुआती जो MiG-29 थे उनको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन पता नहीं किस कारण के चलते वो डील कभी फाइनलाइज नहीं हो पाई। उससे पहले आपको याद दिला दें 2002 से 3 के बीच में ऐसे भी रिपोर्ट सामने आई थी जब कहा गया था कि एक नया IL-76 रूस से खरीदा जाए और उसको एक डेडिकेटेड फ्लाइंग लेबोरेटरी के तौर पर यूज़ किया जाए, लेकिन वो चीज़ें भी शायद बजटरी कंस्ट्रेन के चलते आगे नहीं बढ़ पाई। और उसके बाद जो भारतीय वायुसेना है वो इस चीज़ को लेकर अस्वस्थ थी कि पुराने जो तेजस के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट हैं इन्हें GTRA की तरफ से कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अंत में वही बात सामने आई कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज़ करना सेफ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर वहाँ पर कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होता है इंजन के साथ तो वो बहुत बड़ी घटना का रूप ले लेगा। और फिर सुखोई 30 MKI का नाम सामने आता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुखोई 30 MKI का जो मैसिव इंजन बेस साइज है उसको हमें हाईली मॉडिफाइड करना पड़ेगा सुखोई जो कावेरी इंजन टेस्ट है उसके लिए, और वो चीज़ें भी अधर में लटक गई। लेकिन अब ऐसे संकेत आ रहे हैं जिसको देखकर ये भरोसे के भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी कावेरी इंजन टेस्ट बेड देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।